जिंदगी छोटे-छोटे लम्हों को जोड़कर बनती है। बीते लम्हे लौटकर तो नहीं आते, मगर हर लम्हा अपना वजूद छोड़ जाता है हमारे भीतर, जिसे याद करके हम उन पलों को फिर से जी लेते हैं। ऐसे ही पलों में झांकते हैं हम इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा। जीवन में खुशियों को बटोरने की चाहत हम सभी में होती है। ये खुशी सबके लिए अलग अलग डेफिनेशंस रखती है। हाँ, आपका पैशन आपको खुश रखने की वजह बन जाता है तो जीने का एक अलग ही अंदाज हो जाता है। और ऐसे ही मुख्तलिफ शौक के दीवाने हमारे आज के गेस्ट, जो अपनी अनूठी काबिलियत से सभी को मेस्मराइज भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। So let's meet Sahil Singh, also known as Shehzada by his fans and loved ones. Hello Sahil. टाइम पास बहुत हुआ, रोज वही दिन वही वक्त बर्बाद, सब सही सब मस्त। जब पूछे कोई हाल, कल 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 करके मैं टाल देता काम। अब सब बर्दाश्त के बाहर बदलाव चाहिए। लोग मुड़ के देखे जिसे वो कार चाहिए। भगवान को कहूँ कि मुझे आजमाइए, बिना चोट के ना स्ट्रॉन्ग बने घाव चाहिए। हर किसी की जुबान पे नाम चाहिए। सो इट्स मी शहजादा और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Wow, that was wonderful, साहिल। ये जो शहजादा आपको नाम मिला है, ये आपने सिलेक्ट किया था या किसी ने आपको ये नाम दिया था? सो मैम, ये मेरा खुद का नाम नहीं है। एक्चुअली मुझे स्कूल में मेरे दोस्त प्रिंस बुलाते थे, क्योंकि मेरे लंबे बाल थे और मैं थोड़ा 90s के जो मूवीज में प्रिंस होते थे उस टाइप का दिखता था। इस वजह से फिर मैंने अपना शुरू के गानों में नाम प्रिंस रखा स्टेज नेम पर। वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। तो जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया, पहली बार अकाउंट बनाया, तो आई थॉट शहजादा वुड बी परफेक्ट। और ओके, बाकी इतनी सोचा नहीं था कि ये नाम इतना अच्छा पसंद आ जाएगा लोगों में, इतनी अच्छी इसकी रिस्पॉन्स मिलेगा। सो नाउ इट इज। इतना पॉपुलर हो जाएगा, राइट। तो जो भी हमें सुन रहे हैं, तो रैपिंग से स्टार्ट किया है प्रिंस हमारे शहजादे में। तो मैं शहजादा जी से जानना चाहूंगी कि ये रैपिंग की जो गायन शैली है, जिसमें शब्दों को भावों के साथ, रिदम के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी राइम, रिदम एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का कमाल। रैप का अर्थ क्या होता है साहिल? आपने इसको कैसे समझा? सो मैम, रैप की फुल फॉर्म ही रिदम एंड पोइट्री होती है। बीट जी। पे बातचीत। तो हम अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो बातें हम वैसे कह नहीं पाते पर हमें लोगों तक पहुंचानी है, तो रैप एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल और इंटरैक्टिव वे है, एक तरीका है जो लोग सुनना पसंद करते हैं, वो समझते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। और ये इजी है पहुंचाने में लोगों तक, इसलिए हम रैप चूज करते हैं हमारी बातें लोगों तक कहने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है ये लोगों तक अपने भावों को पहुंचाने का। लेकिन साहिल, आपने कौन-सी उम्र में अपना ये जो इंटरेस्ट था रैपिंग का, वो आपका क्रिएट हुआ, या किसी को सुनकर आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी यही करना है? या फिर आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलते थे और आपने सोचा मैं इसी में जाता हूँ? तो मैम, इस ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है। जब मैं 4th-5th क्लास में था, तो मुझे वर्ड्स राइम करने का बहुत शौक था। मैं कोई अच्छा। भी वर्ड मिलता तो मैं एक लाइन बनाता और लास्ट में उसे राइम करता। फिर धीरे-धीरे मुझे एक तो पढ़ने का बहुत शौक है, लिटरेचर, इसलिए फिर मैंने कोट्स लिखना शुरू किया, मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया। फिर मैं हिंदी लैंग्वेज में स्विच हुआ। अराउंड 9th क्लास के अंदर मैंने हिंदी में कविताएँ लिखी कुछ। फिर मैंने अपनी वाओ! लाइफ़ का पहला गाना लिखा और मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, इसलिए मैं उस गाने को कभी गा नहीं पाया। फिर जब मैंने उसे रैप बनाया मैंने पहला, तो लोगों को पसंद आया कि खुद का एक ऐसा गाना लिखा हुआ। तो तब से मैंने रैप शुरू किया है। इट वाज़ अराउंड 16, जब मैं, हाँ, 16 का था। हाँ। 16 साल की उम्र में आपको लगा मैं गा नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, मेरी जो दिल की बात है मैं वो ऐसे रैप करके सुनाऊँगी। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है इसके लिए म्यूज़िक की नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है, जो ये रैपिंग स्टाइल होता है? हाँ मैम, एक्चुअली मैं जब मुझे एक्चुअली हनी सिंह के गाने बहुत पसंद थे। हुँ, जो हनी सर हैं, उनके गाने और बोहेमिया, बादशाह, तब माफिया मुंडी टॉप पे चल रहा था इंडिया के अंदर। हुँ, तो उनके गाने मैं सुनता, मुझे लाइक बाकी गानों के कंपैरिज़न में वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो ओके। और मैं लिखता भी था, तो फिर मैंने उनके जब गाने सुनते हो आप बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा-सा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है जब आप खुद लिखते हो। फिर बाकी इंटरेस्ट जगा तो मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया, उसके बारे में नॉलेज गेन करी कि क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, बीट्स क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, फ्लोज़ क्या होते हैं। फिर धीरे-धीरे शुरू में ऑब्वियसली मैंने काफ़ी खराब गाने, बहुत ही वैक या फिर सिंपल ऐसे गाने भी लिखे, पर धीरे-धीरे टाइम के साथ वो अच्छे होते गए। तो शब्द बहुत मैटर करते हैं कि यानी जो भी आपकी स्टोरी टेलिंग का ये एक तरीका माना जाता है ना,
तो ये जो यस मैम। स्टोरी टेलिंग है, जितने इम्प्रेसिव वर्ड्स आपके होंगे प्लस जितने क्लियर होंगे, आई थिंक यही रहता होगा, यस क्योंकि मैम, शब्दों बिल्कुल की यही पॉइंट है। क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। आप जो शब्द को अदा कर रहे हैं, वो क्लैरिटी भी बहुत मैटर करती है। यस मैम, बिल्कुल शब्द और उसके साथ में इमोशंस, कि आप किस इमोशन में वो चीज़ गा रहे हो। कि आप अगर एक सैड सॉन्ग है तो वो एक सैड इमोशंस पहुँचना चाहिए लोगों तक कि हाँ, ये कुछ ऐसी बात कह रहा है जो बिल्कुल दिल तक पहुँच रही है। तो इमोशंस मैटर करते हैं रैप में, क्योंकि आप खुद लिखते हो तो आप बिल्कुल असली ट्रुथ, सच लिख रहे हो, तो वो भी उसी तरीके से पहुँचना चाहिए सामने। इस पे फ़ोकस रहता है हमारा। हुँ। आपको क्या लगता है क्यों इतना पॉपुलर हुआ ये रैप और ये जो रैपर स्टाइल है, लोगों ने इसको बहुत जल्दी अपनाया, इससे कनेक्ट हुए? क्या कारण था इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का? और कहाँ से शुरू हुआ था ये? मैम, ये शुरू हुआ था ब्रोंक्स से। अच्छा। ब्रोंक्स एक अमेरिका के अंदर एक जगह है, बहुत छोटी जगह है, पर हुँ। वहाँ पे लाइक जो असली रैपिंग शुरू हुई थी, हिप हॉप शुरू हुआ था, वो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और मुझे इसलिए लगता है कि रैप इतना इंटरैक्टिव है क्योंकि कुछ बातें होती है जो लोगों के बीच में होती है, पर वो हुँ। चीज़ कोई कह नहीं रहा, भीड़ के अंदर। तो रैप एक बहुत पावरफुल तरीका है कि लोगों की बातों को या फिर कोई ऐसी बात जो होनी चाहिए उसे लोगों तक पहुँचाने में, एक मास ऑडियंस को पहुँचाने में। दूसरा, वो म्यूज़िक के साथ होता है, म्यूज़िक सभी को पसंद है। तो हुँ। ये इस वजह से, म्यूज़िक की वजह से लोग रिलेट करते हैं, फिर वो जब उस चीज़ को सुनते हैं, कंटेंट को सुनते हैं और उन्हें लगता है कि ये बंदा सही कह रहा है, ये कुछ ऐसी बात कह रहा है जो हम नॉर्मली नहीं कह पाते लोगों से, या फिर किसी हुँ। बड़ी अथॉरिटी को पॉइंट करते हैं। हमेशा रैप जब शुरू हुआ था तो वो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हुआ था। जैसे जो ब्लैक पीपल होते हैं, हुँ। जो अफ्रीकन्स होते हैं, उनको जो उन्होंने जो फेस किया, रेसिज़्म फेस किया, तब हुँ। उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज़ या जहाँ पे भी उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्होंने उनके अगेंस्ट में रैप लिखना शुरू किया। वो अपनी जो खुद की पर्सनल लाइफ़ है, जो दिक्कतें हैं, वो सब वो लोगों तक पहुँचाना चाहते थे और उन्होंने रैप के थ्रू किया, इसलिए वो बहुत मास ऑडियंस तक पहुँची। हुँ। और लोग इससे कनेक्ट हो पाए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ मुझे नज़र आती है, बाकी पर तो हमने बात करी, एनर्जी बहुत चाहिए इसके लिए, मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू फील? हाँ मैम, क्योंकि जो एनर्जी हम हमारे गानों में देंगे, वही एनर्जी सामने तक पहुँचेगी। अगर कोई गाना बहुत इम्पैक्टफुल है या फिर कुछ ऐसा है किसी टॉपिक के ऊपर जो कैसे समझाऊँ, एक सोशल कॉज़ है, हुँ। तो फिर अगर हमें उसे बहुत ही स्लो या फिर लो-फाई उसमें हम गा देंगे, तो फिर वो बहुत ही डल साउंड करेगा। तो हर गाने का अपना एक इमोशन होती है, एक एनर्जी होती है, तो आप जितनी एनर्जी से आप वो चीज़ परफ़ॉर्म करते हो, वो उतनी एनर्जी के साथ लोगों तक पहुँचती है। इस वज़ह से हाँ, एनर्जी बहुत एक रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जितना जब आप लाइव परफ़ॉर्मेंस दे रहे हो, उतना जितना अपना स्टेज पर मूवमेंट शो होता है, वो आपकी एनर्जी को डिपिक्ट करता है सभी के सामने। हाँ मैम, वो जब लोग शोर करते हैं, लोगों को पसंद आता है, एक तो अपने आप वो बूस्ट, वो रश अपने आप अंदर आ जाता है शरीर के, उसमें हमें कुछ भी वो करना नहीं पड़ता एडिशनल। एड्रेनालिन का रश आ जाता है। हाँ, बहुत। एग्ज़ैक्टली। अच्छा साहिल, कैसे डिज़ाइन करते हो आप अपने लिरिक्स, ट्यून, रिदम? हाउ डू यू डिज़ाइन इट? क्या आपकी सोच रहती है? टॉपिक होता होगा, किस तरह से शब्द आपके खुद ब खुद आते हैं या आपको सोचना पड़ता है? तो मैम, जैसे मैं एक मल्टी जॉनरा आर्टिस्ट हूँ, मैं काफ़ी अलग-अलग चीज़ों पे काम करता हूँ, जैसे अवेयरनेस प्लस एंटरटेनमेंट। तो हुँ। अब जो एंटरटेनमेंट वाला फ़ेज़ है उसके अंदर वो सब कुछ इंक्लूड हो गया, लाइक जो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ़ है, जो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखता हूँ या जो मुझे लगता है मेरी लाइफ़ में और क्या चल रहा है, मेरी लाइफ़ के फ़ेजेज़ क्या है, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेरी कॉलेज लाइफ़ हो गई, मेरी दोस्तों के साथ की लाइफ़ हो गई, मैं सोचता क्या हूँ, मुझे बनना क्या है, वो सब चीज़ें। तो पर्टिकुलर मूड्स होते हैं हर टाइम पे कि मैं अभी इस मूड में हूँ, मैं एक हैप्पी मूड में हूँ, मेरे को एक हैप्पी गाना लिखना है। हुँ। कि लोग जब भी सुने उन्हें वो चीज़ वो रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स है, सेम खुशियाँ हैं, सबको सेम बिल्कुल। चीज़ों से अच्छी लगती है। इसलिए जैसे हर बच्चा है, वो अपने अगर पेरेंट्स से उसको प्रेज़ मिल रहा है, उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो उसे खुशी मिलेगी और वो इसी के ऊपर काम करता है पूरे टाइम में कि लाइक एक बार कि उसके घरवाले उसे बोले कि हाँ, शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, कि वी आर प्राउड ऑफ यू या कुछ भी, तो वो सबकी लाइफ में सेम है। वो हुँ। उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन हो, आप बाहर की कंट्री के हो। तो मैं वो जो इमोशंस होते हैं, बस उन्हीं के, मैं जिस इमोशन में हूँ उस टाइम पे, या फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे इस इमोशन पे गाना लिखना है, कि मैं चाहता हूँ कि ये बात भी हो, कि लोग इसे जब सुने तो वो ये चीज़ रिलेट करें, खुश हों। बस इसी इमोशंस में रहता है। कभी मैं सैड हूँ तो मैं सैड गाने लिखता हूँ।
कभी मैं खुश हूँ, मैं खुश लिखता हूँ, कभी गुस्सा हूँ तो रेज वाले गाने वगैरह-वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर से वो बात आती है, सो आपका मूड भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। आपके पास कोई टीम है या आप अकेले करते हैं? नहीं, मेरी एक टीम है, मैं एक टीम का हिस्सा हूँ राजस्थान हिप हॉप साइफ़र। हुँ, हुँ। तो वो एक बहुत मेन और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ़ में म्यूज़िक का। तो उसके जो फाउंडर हैं एमसी एनआरएस, उन्होंने साइफ़र्स ऑर्गनाइज़ कराना शुरू किए थे और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम जयपुर के अंदर 85 से ज़्यादा साइफ़र्स करवा चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड है। तो हम उसे राइट, लाइक और ज़्यादा बढ़ाते रहें और जल्दी 100 साइफ़र भी होने वाले हैं। सो बिल्कुल होंगे। उन्होंने साइफ़र शुरू किए थे और मेरे एक फ्रेंड है एम3 कलाकार, वो भी बहुत अच्छे रैपर हैं। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इन साइफ़र से, मैं 4th साइफ़र में गया, मैंने देखा कि लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एक छोटा-सा स्पीकर है, सेंटर में आर्टिस्ट है, उसे लोग घेर के खड़े हुए हैं, वो कुछ बार स्पिट कर रहा है और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोग सब सुन रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं परफ़ॉर्मेंस खत्म होने के बाद। तो मैंने भी अपना पहला परफ़ॉर्मेंस वहाँ किया, मैं चोक हुआ, मैं लिरिक्स भूल गया था, पर जब लोगों ने आवाज़ करी, एप्रिशिएट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी मैंने सोचा मैं चीज़ कंटिन्यू करूँगा। उसी बात से यानी आज कि तक वो चल रही है। ऐसा भी होता है कि आप लिरिक्स भूल भी सकते हैं क्योंकि हाँ, इतनी तेज़ी से आपको रवानगी से उनको सुनाना होता है, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड मेमोरी आल्सो। दैट्स वंडरफुल। हाँ, अ, प्रैक्टिस से सब होता है। अच्छा पढ़ाई भी करते हो आप, रैपिंग भी करते हो, सो हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? हाँ मैम, सो आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मैं अभी 4th ईयर में हूँ बीए एलएलबी के फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी और थोड़ा-सा मुश्किल तो ऑब्वियसली होता है और जितना मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट रहा है मेरा म्यूज़िक के कंपैरिज़न में, तो मैंने हुँ, म्यूज़िक पे ज़्यादा टाइम दिया है, लाइव शोज़, म्यूज़िक गाने लिखना, बनाना, सारे प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई थोड़ा-सा कम पर हाँ, बैलेंस कर रहा हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा एकेडमिक्स में भी ठीक परसेंटेज ले आता हूँ, सब सही है। इसलिए हाँ, थोड़ा मुश्किल तो होता है पर करना पड़ेगा आपको कुछ हासिल करना है तो। बिल्कुल, बिल्कुल हासिल करना होता है तो आगे बढ़ना होता है, तो ये सब आपके अंदर शिद्दत होती है तो आप कर भी लेते हैं। शुरुआत में आपको वक़्त लगा इस फ़ील्ड में अपना नाम बनाने में? कैसे आपने शुरुआत करी? वो तो आपने बताया कि अलग-अलग जगह आप गए हैं और अपना परफ़ॉर्मेंस दिया और ये आपने इंस्टेंस भी सुनाया कि कैसे आप भूल गए लेकिन फिर भी लोगों ने जब आपको एप्रिशिएट किया तो अपने आप आपके शब्द निकलने लगे। तो कितना आपको वक़्त लगा इस क्षेत्र में अपना नाम बनाने में, शहज़ादा बनने में? सो मैंने काफ़ी जब मैंने पहले साइफ़र में परफ़ॉर्म किया, उसके बाद हुँ। से मैं हर 14 डेज़ में एक साइफ़र होता था, हर अल्टरनेटिव संडे। तो मैं वेट करता था, मैं उन 14 डेज़ के अंदर एक गाना लिखता था, सिर्फ़ उस साइफ़र में परफ़ॉर्म करने के लिए। मैं वहाँ जाता था, परफ़ॉर्म करता था, चाहे से सामने 10 लोग खड़े हैं या फिर 5 लोग खड़े हैं और ऐसा मैंने लाइक अराउंड 6 टू 7 मंथ्स तक रोज़ हर बार जितने साइफ़र्स थे, सब में परफ़ॉर्म करना शुरू किया। जितने ओपन माइक्स होते थे, उनमें परफ़ॉर्म किया और जहाँ मुझे मौका मिलता था परफ़ॉर्म करने का, मैं वहाँ परफ़ॉर्म करता था और धीरे-धीरे मेरी लाइक कमांड अच्छी होती गई, मुझे प्रैक्टिस होती गई और मैं बेटर होता गया। फिर जैसे ही मैं बेटर हुआ तो मैं लोगों की नज़र में आने लग गया। मुझे एमसी एनआरएस ने एप्रिशिएट किया और चांस दिया कि मैं शोज़ में उनके साथ जाऊँ, परफ़ॉर्म करूँ एज़ अ टीम और फिर वो बस धीरे-धीरे चलता गया और वो उसके बाद कभी नीचे देखना ही नहीं हुआ। दैट्स वंडरफुल। किस तरह आपने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं? आपने गवर्नमेंट के योजनाओं के लिए बहुत काम किया है। कैसा रहा है ये आपका सफ़र? कुछ स्पेशल एनेक्डोट्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातें इससे जुड़ी हुई? सो लाइक मेरे लिए जब म्यूज़िक शुरू हुआ था और मैं शोज़ कर रहा था, तो हम सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के से क शोज़ करते थे। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम इस वे में भी कर सकते हैं। हमने शुरुआत में बिल्कुल वो चीज़ नहीं करी हुँ, और तो वो एक नॉर्मल लाइफ़ थी कि ठीक है, आप जा रहे हो, आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, लोग शोर कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। पर जब हमने लाइक मैंने मेरा पहला प्रोजेक्ट किया, जो था स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के ऊपर हुँ, 2018 में और 2018 नहीं 2022 आई गेस 2 साल पहले और फिर वहाँ पे जब मैं जाता था जगहों पे कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हैं, नगर निगम ग्रेटर की तरफ से हैं और हम यहाँ पे अवेयरनेस का एक मैसेज लोगों तक पहुँचाने आए हैं। जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए और वहाँ पे जो अथॉरिटी से हमें रिस्पेक्ट मिलती थी, सबसे मेन चीज़ जो रिस्पेक्ट और जिस तरीके से हमें ट्रीट करते थे, वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग थी। हुँ। बस जब वो पहली बार मैंने फ़ील किया उसके बाद से तो अपने आप मोटिवेशन आ गया मुझे कि हाँ, ये रिस्पेक्ट तो लाइक किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। आप कैसे भी आर्टिस्ट हो, आपको ये रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हुँ, तो मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ काम किया जैसे नगर निगम ग्रेटर, इलेक्शन कमीशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इनके साथ मैंने गाने बनाए अलग-अलग इनके कॉज़ेज़ पे जो भी जिस भी चीज़ के लिए काम करते हैं।
मैंने हुँ, एनजीओज़ के साथ काम किए जिसमें मुस्कान फाउंडेशन और मोहन फाउंडेशन है। मुस्कान फाउंडेशन रोड सेफ्टी के विक्टिम्स के लिए काम करती है कि रोड सेफ्टी की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचती रहे और जितने भी विक्टिम्स उन्हें सपोर्ट मिले। और राइट, मोहन फाउंडेशन काम करती है ऑर्गन ऑर्गन डोनेशन। डोनेशन के कॉज़ के लिए। हुँ, तो बस यही मैंने अलग-अलग एनजीओज़ के साथ काम किया, अलग-अलग जगह परफ़ॉर्म किया स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये अवेयरनेस के मैसेजेस पहुँचाने के लिए। और हुँ। मैंने काफ़ी गाने लिखे जैसे टॉपिक्स हो गए से नो टू ड्रग्स, स्वच्छ सर्वेक्षण, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, राइट टू वोट, पॉल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऑर्गन डोनेशन, रोड सेफ्टी। तो इन सब के ऊपर मैंने गाने लिखे हैं। तो काफ़ी अवेयरनेस मतलब एंटरटेनमेंट प्लस अवेयरनेस ये जो आपका मोटो है, जो एक आपकी इच्छा है कि इस तरह से एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और जो सब आपका मैसेज है वो भी पहुँच जाता है। इस फ़ोकस को लेकर आप चलते हैं। जब आप हाँ, परफ़ॉर्म करते हैं तो यंगस्टर्स आई मीन क्योंकि यंगस्टर्स को बहुत क्रेज़ है रैपिंग का, रैपर्स को बहुत पसंद किया जाता है और हनी सिंह जी का नाम आपने लिया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बहुत। बाहर के देशों की बात करें तो एमिनेम का नाम बहुत फ़ेमस है। हाँ, राइट। तो आपको लगता है ना यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। कभी ऐसा होता है आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं और कुछ मतलब साथ में वो लोग आपके शुरू कर देते हैं नाचना भी और बोलना भी, तो हाउ डू यू फ़ील? ऐसा होता है कभी नहीं आपके बहुत ऐसा परफ़ॉर्मेंसेज़ में? ऑलमोस्ट हमेशा होता है। मैं जहाँ पे हुँ, भी परफ़ॉर्म करता हूँ क्योंकि एक तो मैं मेरे नाम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। अच्छा। जब लोग लेते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने हर गाने के अंदर मेरा नाम यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट। हुँ, और फिर जब लाइक परफ़ॉर्मेंस खत्म होती है और लोग वो नाम चिल्लाते हैं बार-बार, तो वो फीलिंग होती है जैसे हम परफ़ॉर्म करते हैं तो ऐसे काफ़ी टाइम आता है कि लोग कूद रहे हैं, मॉश पिट चल रहा है, लोग हुँ, चिल्ला रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोगों में जो एनर्जी होती है वो आर्टिस्ट की लाइक डबल कर देती है एनर्जी को। हुँ, इसलिए वो फीलिंग लाइक उसी फीलिंग के लिए मैं काम करता हूँ ये। क्योंकि अगर तो आप अच्छा लोग के लगता है। साथ खड़े हैं सामने और आप परफ़ॉर्म कर रहे हो तो आपको फ़ील ही नहीं आएगा। और हमें हुँ। फ़ीलिंग होती है, आप जितना अच्छा करोगे लोग उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे। इसीलिए बस इस फीलिंग को जीने के लिए ये पूरा सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं। राइट, तो शहज़ादा, शहज़ादा, शहज़ादा जब करते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है आपको। यू फ़ील दैट बिल्कुल, एनर्जी फ्लोइंग इंटो यू आल्सो, राइट? यस बिल्कुल मैम। तो ये जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस रहा है और क्या-क्या एक्सपीरियंसेस में हुए हैं आपको? और बहुत सारे एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे अराउंड 3 साल हो गए जब से मैंने शुरू किया था। हाँ, तो वर्स्ट से लेके बेस्ट लाइक ऐसे भी शोज़ हुए हैं कि जहाँ पे हमें बहुत कम क्राउड मिला हो या अच्छा, फिर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया हो या फिर वहाँ पे ऐसी क्राउड है जो रैप पसंद नहीं करती। अच्छा। ऐसे भी लोग होते हैं तो वो अपोज़ भी करते हैं हमें वहाँ पे कि हम रैप हुँ, नहीं सुनना चाहते वगैरह, तो सब चीज़ें हमने फेस करी है। और हमने एक ऐसी क्राउड जिसके लिए हमें सबने बोला हो कि ये क्राउड तो रैप पसंद करती ही नहीं, तुम्हें इनको लाइक वाइब कराने में बहुत मेहनत लगेगी, उनको भी हमने लाइक नचवाया है अपने गानों के ऊपर। तो लाइक उन सब चीज़ों को फेस करना, बहुत अप्स एंड डाउन्स, हर चीज़ के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के अंदर पूरी मेहनत करने से लेके एक अच्छे इवेंट को किल करना, वहाँ पे परफ़ॉर्म करना, सामने हज़ारों लोग खड़े हैं, उनके आगे परफ़ॉर्म करना, वो फीलिंग लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की लाइक बहुत सारे मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं उस टाइप का एक लड़का था जिसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मतलब जिसकी अच्छा। बहुत देखभाल करी हो, बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत शांत टाइप का लड़का कि कोई बता ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कुछ करता हूँगा। मेरी हुँ, फैमिली वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि जब मैंने ऐसा कुछ किया और मम्मी अपनी फ़ेसबुक पे वो स्टोरीज़ डालती थी, मेरी वीडियोज़ डालती थी और वो देखते थे। तब उनके कॉल आते थे कि ये मैं हूँ, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, बहुत तो लाइक मैं बहुत डबल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट लाइफ़्स जी रहा हूँ। कि हुँ, जब मैं अपना कॉलेज के अंदर होता हूँ, मैं बिल्कुल शांत, गिने-चुने दोस्तों के बीच में बैठना और एक मैं जब शहज़ादा बनता हूँ, तब वो हुँ, चीज़ फ़ील करना। तो लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं बाहर गया हूँ, वो एक बहुत अच्छी लाइक बहुत अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं वैसे कभी बाहर नहीं गया हूँ, मैं घूमने भी इतना हुँ, बाहर कभी नहीं गया हूँ अपने घर से। हुँ, सो जब मैं जोधपुर गया, मैं बॉम्बे गया, मैं कोटा गया, मैं खड़गपुर गया, सिर्फ़ म्यूज़िक की वज़ह से, तो लाइक वो एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे थे कि एक शो किल करना, फिर वापस अपने दोस्तों के साथ होटल रूम में बैठना, वो चीज़ हुँ। डिस्कस करना कि कैसा शो गया था, खुश होना, सेलिब्रेट करना कि बहुत अच्छा शो गया है और फिर वापस घर आना वो विक्ट्री के साथ, उस फीलिंग के साथ, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस।
राइट, वो आपको बहुत खुशी देते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं और वो चीज़ करने में जो मज़ा आता है, वही मैंने कहा कि ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो इसी तरह आती हैं जब हम अपने पैशन वाला काम कर रहे होते हैं और आपका जो क्या पैशन है वो नज़र आ रहा है। वेल शहज़ादा का ड्रीम रैपर कौन है? और आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ कोलैबोरेट करूँ, ऐसा कोई सपना देखते होंगे ना? लाइक मेरे को सबसे अच्छा रैपर है वो है ड्रेक। वो ओके। क्योंकि लाइक मैं बहुत पहले से ड्रेक के गाने सुन रहा हूँ और उसके गानों जो मैं रिलेट कर पाता हूँ, वो जिस तरीके से वो अपने गाने लिखता है, डिलीवर करता है, साउंड करता है, वो उसकी हर चीज मेरे को पसंद है। फिर बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, एमिनेम, स्नूप डॉग, जेजी, हुँ, कान्ये, ट्रेविस, लाइक बहुत लंबी लिस्ट है कि मैं जितने भी आर्टिस्ट सुनता हूँ, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर से पहले एक लिसनर हूँ। तो मैं गाने सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी पूरी फील समझता हूँ, फिर मैं उससे इंस्पायर होता हूँ, फिर मैं अपने गाने लिखता हूँ। राइट। और बाकी इंडिया के अंदर मेरे को सीधे मौत बहुत सही लगते हैं। और अभी तो हुँ, बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट है, लाइक जो अभी आ रहे हैं सीन के अंदर, यशराज, तलविंदर। तो लाइक ये हुँ, अपनी अपनी वाइब में बेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हुँ। कर रहे हैं, इस वजह कुछ से मैं लाइक अलग मुझे लगता है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं जो आपको दर्शाती हैं। मतलब अगर शहज़ादा आएगा तो ये होगा, अगर बिल्कुल। तलविंदर आएगा तो ये होगा। तो यू नीड टू फाइंड दैट आउट, राइट? हाँ, हाँ, बस सारे आर्टिस्ट का मेन गोल यही रहता है कि वो अपने अपना जो ज़ोन है, कि आप खुद की आपकी ऑथेंटिसिटी किस चीज़ के अंदर है, आप क्या बेस्ट करते हो, क्या सबसे अच्छा करते हो जो आपका खुद का है। बस उसी को ढूँढने के अंदर टाइम लगता है और एक बार वो मिल जाता है तो लाइफ़ बहुत सॉर्टेड हो जाती है इससे। तो आपको कभी पता ऐसा है कोई आपको क्या लिखना है। कभी सपने में ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो मतलब आपके ड्रीम रैपर के साथ? ऐसा देखते होंगे ना? हाँ, वैसे सपने में तो नहीं, लेकिन एक सपना ऐसा सच हो गया था कि मैंने और आरएचसी के साथ मैं परफ़ॉर्म कर रहा था और हम हनी सिंह के लिए ओपन कर रहे थे, अच्छा। वाइब इन फेस्टिवल के अंदर। तो लाइक वो सेम स्टेज शेयर करना, तो वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। वो एक सपने सच होने जैसा था, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। स्टेज शेयर करना एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है और इस मैं तो चाहूँगी कि आगे आपका ऐसा वक़्त आए कि आप बड़े-बड़े रैपर्स के साथ आपको कोलैबोरेशन का मौका मिले, आप उनके साथ गाएँ। रैपिंग के फ्यूचर की हम बात करें तो क्या लगता है आपको? मैं ये मानता हूँ कि रैप फ्यूचर है म्यूज़िक के अंदर एक्चुअली, क्योंकि अब जो क्राउड है, अब जो लाइक यूथ है, वो सुनना पसंद करता है बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें। बिल्कुल डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, वो सीधे आपके दिमाग पे लग रही है, सीधे आपको समझ में आ रहा है। तो हुँ, लाइक और रैपिंग बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स। इसके अंदर मेलोडिक, कमर्शियल, अंडरग्राउंड, टॉपिक रिलेटेड, लाइक सब कुछ होता है। इस वजह से रैपिंग अभी चल रही है काफ़ी, बाकी कमर्शियल तो जैसे चलते ही रहते हैं साथ में। हुँ, बाकी अभी कमर्शियल ज़्यादा फेमस हो रहा है और फेमस होता रहेगा, क्योंकि उसकी एक मास ऑडियंस है अभी। क्योंकि वो हुँ। गाने सिंपल होते हैं, वो हर किसी को समझ में आते हैं, आप उन पे वाइब कर सकते हो, आप कोई भी हो। लेकिन जो प्रॉपर रैप होता है, उसकी ऑडियंस अभी थोड़ी कम है, लेकिन वो बनती जा रही है और टाइम के साथ वो बढ़ेगी। इस वजह से रैप का एक बहुत अच्छा और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल। पेरेंट्स और घर में सिबलिंग्स जो भी होते हैं, उनका किस तरह का सपोर्ट रहता है? क्योंकि मम्मी-पापा को सबसे ज़्यादा चिंता होती है ना कि हमारा बच्चा क्या करने जा रहा है, उसका क्या फ्यूचर हो रहा है। सो उन्होंने उनका क्या रिएक्शन रहता है? सो मम्मी-पापा ने मेरे को हमेशा से सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले के अंदर, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं लाइक निकला नहीं हूँ घर से बाहर, क्योंकि मैं मेरी बुआ के साथ रहता था 8 साल सीकर में, और उन्होंने मेरे को लाइक बहुत ऐसे, जिसे कहते हैं फूल की तरह पाला। तो हुँ, बहुत डरा हुआ, सहमा, इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था। फिर मैं जब यहाँ पे आया तो पापा हमेशा कहते थे कि बाहर निकल, दोस्तों के साथ जा, घूमने जा, ये कर, वो कर, लाइफ जी। तो फिर उनने मेरे को फुल सपोर्ट किया जब मैंने उन्हें कहा कि मैं साइफर्स में जा रहा हूँ। तो वो पूरा जैसे भी उनका होता था कि इसको कैब करवानी है, जो भी करना है, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब देखना, मुझे कुछ नहीं बोलना, टोकना कि तू तो करता रहे, तू अच्छा कर रहा है। हुँ। तो ये हमेशा से रहा है। और क्योंकि मेरे पापा सबसे पहले मेरा गाना सुनते हैं, अगर कोई भी नया गाना आता है तो पहले वो अप्रूव करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, ये अच्छा गाना है, फिर मैं लाइक उसे लाइव परफ़ॉर्म करता हूँ। दैट्स वंडरफुल।
इसलिए घर पे बहुत खुश हैं वो कि जब फैमिली रिलेटिव्स उन्हें मैसेज करते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, इसे करते रहने दो, तो लाइक बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे भी बहुत सपोर्ट मिलता होगा क्योंकि ये एक नया तरीका है अपने आप को एक पैकेज के रूप में सबके सामने लाने का या पॉपुलैरिटी गेन करने का, क्या लगता है? सोशल मीडिया तो लाइक एक सबसे बेस्ट चीज़ है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मैं ये मानता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादा जल्दी वो अपनी आर्ट लोगों तक नहीं पहुँचा सकता। वो लाइव अगर मैं सिर्फ़ लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ कर रहा हूँ, तो मेरी एक बहुत छोटी ऑडियंस रहेगी, पर मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर मैं अपना लाइव कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी एक बहुत बड़ी ऑडियंस होगी। हुँ, इसलिए लाइव ऑडियंस तो लाइक आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक बेस्ट चीज़ है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जैसे वो कुछ भी करता है और म्यूज़िक के लिए तो वो चल ही रहा है, कि हम आए दिन देखते हैं कोई नया आर्टिस्ट आया है, उसकी सोशल हुँ। मीडिया पे हम रीच देख रहे हैं, फिर उसके अकाउंट पे जा रहे हैं, उसका काम देख रहे हैं कि वो कैसा कर रहा है। तो मुझे भी लाइक सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदे मिले हैं, क्योंकि मैंने जब रील पोस्ट करना शुरू किया था और मैंने अपना पहला गाना रिलीज़ किया, तो मेरे पास उन लोगों के मैसेज आए, जिनके गाने मैं सुनता हूँ, जो मेरे स्पॉटिफ़ाई प्लेलिस्ट में हैं। वो लोग मुझे टेक्स्ट करके एप्रिशिएट कर रहे हैं कि ब्रो आप बहुत अच्छा गाना है आपका, वॉव! करते रहो। तो लाइक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, बाहर के आर्टिस्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ, ऑनलाइन कोलैब कर सकता हूँ। वो सब हुँ, प्लान्ड है और मैं जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ सब कुछ। सो हाँ, एक दैट्स बेस्ट वंडरफुल। चीज़ है। So, how do you see yourself in another 5 years? Where do you see yourself? ये बहुत ही लाइक कुछ फिक्स्ड वैसा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरी कॉलेज लाइफ है हुँ, और मैं लॉ कर रहा हूँ, तो इसमें भी मुझे लाइक अब लास्ट के जो 2 साल बचे हैं मेरे पास 4th और 5th ईयर, उसमें मेरे को पढ़ाई पे थोड़ा और म्यूज़िक से ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। हुँ। तो मैं क्या करूँगा? मेरा बैकअप ऑप्शन क्या है? और काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा कि मैं कैसे देखता हूँ कुछ को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस टर्न पे, किस तरीके हुँ। से मेरे को क्या मिलता है, कहाँ पे, मेरा कैसा फ्यूचर होता है, मेरा म्यूज़िक में फ्यूचर है, मेरा लॉ में फ्यूचर है, या फिर मैंने सोच रखा है कि अगर लॉ भी नहीं तो मैं एक टीचर बन सकता हूँ और मैं एक बहुत कूल टीचर बनूँगा, तो लाइक वो भी एक बैकअप प्लान में है। दैट्स तो कुछ वंडरफुल। भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी पॉज़िटिव सोच है और आप इस बारे में इस तरह की जो भी सेंटिमेंट्स हैं वो रखते हैं और पता है साहिल रैपर और लॉयर दोनों को ही ना अपने शब्दों पे बहुत कमांड चाहिए। हाँ, दैट इज़ आई थिंक वेरी कॉमन एक कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच। बिल्कुल, क्योंकि एक रैपर होते हैं जिनको अथॉरिटी से दिक्कत होती है, कि काफ़ी हुँ। चीज़ें होती है क्योंकि वो लोगों के बारे में सोचते हैं, और एक लॉयर होता है जिसको भी अथॉरिटी से दिक्कत होती है और वो भी अपनी बात पेश करता है, तो काफ़ी टाइम पे वो सिमिलर भी हैं है और ना? अलग भी है। लाइक आपके पास रैपर में वो फ्रीडम है कि आप वो बातें कह सकते हो, पर लॉयर मेरे को वो फ्रीडम नहीं है कि मैं वो बातें भी कह सकता हूँ। सो लाइक दोनों चीज़ें मैनेज बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपने एक तो सबसे बड़ी बात कि आप खुद उस चीज़ को लिख रहे हैं, जो आप सबके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं और लिखने के लिए मैं मानती हूँ कि पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं आई थिंक जो भी नए लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दोज़ हू वांट टू रैप व्हाट आई मीन हाउ दे शुड ग्रूम देमसेल्व्स क्या उनको पॉइंट्स हैं जो एक रैपर बनने के लिए ध्यान में रखने चाहिए, जो नए-नए बच्चे इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं? शहज़ादा क्या मैसेज देना चाहेगा उनको? तो लाइक जो भी बंदा रैप शुरू कर रहा है, सबसे पहली चीज़ तो बी रियल, बी ऑथेंटिक। तुम जो भी लिख रहे हो, बस सच लिखो। और जितना ज़्यादा आप म्यूज़िक सुनोगे, जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करोगे, जितने आर्टिस्ट को सुनोगे, जितने तरह के गाने सुनोगे, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा अपनी लिखावट में। वो इतनी बेटर होती जाएगी। और रोज़ लिखो। लाइक आप अच्छा लिख रहे हो, बुरा लिख रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर रोज़ लिखो और सच लिखो। किसी की कॉपी करने की कोशिश मत करो, आप किसी से सबसे इन्फ्लुएंस होके अपना एक फ्लेवर डालो उसके अंदर। लाइक बिल्कुल कॉपी करोगे तो आप कहीं न कहीं उसी की परछाई में रहने लग जाओगे और लोग आपको उसी के नाम से जानेंगे कि ये बंदा तो इसकी तरह गाता है। तो हमेशा सोचो कि आप खुद क्या कर सकते हो, आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में बेस्ट हो, क्या अच्छा साउंड दे सकते हो। तो खुद पे काम करो और बस ऑथेंटिक रहो और आप बहुत अच्छा करोगे। वंडरफुल तो इसी तरह आप बहुत अच्छा करते रहें। अब क्यों ना एक अच्छा-सा रैप आप सबके लिए यहाँ पर प्रेज़ेंट करो व्हाटएवर आई मीन व्हाटएवर यू यस, फील सो लाइक सेइंग। हमने मुस्कान फाउंडेशन के लिए रोड सेफ्टी के कुछ गाने लिखे हैं। उनमें से अच्छा। एक हमने गाना लिखा था जो एक 3 पर्सन पर्सपेक्टिव था,
जिसमें 3 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें से पहला होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी चला रहा था। हुँ, दूसरा बंदा वो होता है जिसने विटनेस किया है, जिसकी आँखों के सामने वो एक्सीडेंट हुआ है। और हुँ, तीसरा बंदा वो है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके बहुत ही एक क्लोज़ फैमिली मेंबर है। तो मैंने हुँ, उसके अंदर उस फैमिली मेंबर का रोल प्ले किया था और मैं जी, कोशिश करूँगा कि मेरे गाने के थ्रू आप वो इमोशंस आप तक पहुँच सके। सो इट राइट, गोज़ लाइक शाम का था वक़्त, मैं था ऑफ़िस में कर रहा था काम। भाई का कॉल आया पर आवाज़ थी अनजान, पीछे शोर भी था काफ़ी एम्बुलेंस का। बोले लास्ट कॉल था आपका, क्या आप इनके रिश्तेदार? जल्दी पहुँचो अस्पताल, इनकी हालत है ख़राब। उस पल में हुआ था मुझे डर का एहसास, सारे काम छोड़ के मैं पहुँचा भाई के पास, लेकिन पहुँचने से पहले बिगड़ चुके थे हालात। हमेशा कहा यातायात नियमों का पालन कर, धीरे गाड़ी चला ट्रैफ़िक लाइट्स को ना काटा कर। रोज 200 लोग मरे, बात ना मजाक, जब भी निकले बाइक पे तो हेलमेट ठीक से बांधा कर। 20,000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट पिछले साल, 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। बढ़ती उम्र, नया जोश, रफ्तार का शौक, पर लापरवाही की सजा भुगतता पूरा परिवार। जब तक अपना कोई खोते नहीं तो होता नहीं एहसास, बीते वक्त में हम जा नहीं सकते वापस। अब कितना भी सुना लूं भाई को मैं आज, लेकिन सुनने को वो खड़ा ही नहीं यहाँ पर। क्या दिस बात! वाज इट। दैट्स वंडरफुल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने अपने शब्दों के ज़रिए दिया है, तो ये जो शब्दों की अदायगी है ना आपकी, ऐसी ही चलती रहे साहिल शहज़ादा बिल्कुल, एंड थैंक यू मैम। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके लिए, आपका नाम बहुत आगे तक जाए और जिसके साथ आप कोलैबोरेट करने के सपने देखते हो, वो भी आप करें और सब लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ के ज़रिए आप अपने प्रेज़ेंटेशंस और अपने परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएँ। ये हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं। थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके, थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपसे। इट वाज़ सो नाइस फॉर मी। थैंक यू।